हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम। साथी एंकर उमर चीमा के हमरा मैं हूँ एजाज सैयद प्रोग्राम टॉक शॉक के साथ। हैं रवां उस राह पर जिसकी कोई मंजिल नहीं, जुस्तजू करते हैं उसकी जो हमें हासिल नहीं। जुस्तजू की मंजिलें तय करते हुए टॉक शॉक इस वक्त मौजूद है जियो टीवी के स्टूडियो से। हम टॉक शॉक को एक नए अंदाज से आपके सामने पेश कर रहे हैं। आज के टॉक शॉक में हम मजमूई तौर पर दो अहम इश्यूज़ के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटेलिजेंस ब्यूरो आजकल क्या कर रही है, उसके ऑपरेशंस क्या हैं, और दूसरे नंबर पर बात करेंगे हम कि जो निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से एक तनाज़ा या एक कंट्रोवर्सी चल रही है, उसमें हम आपको बताएंगे कि ऐसे रहनुमा के बारे में भी, एक ऐसे सियासी रहनुमा के बारे में भी जिसने निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनने से इनकार कर दिया। साथ ही साथ हम थोड़ी सी गुफ्तगू करेंगे फेक न्यूज़ के हवाले से, पैमरा लॉज के हवाले से, पैमरा लॉ जिस तरह के गवर्नमेंट की तरफ से प्रपोज़ किया गया है उस हवाले से। तो बात का आगाज़ करते हैं। चीमा साहब, आपने सुना है इंटेलिजेंस ब्यूरो के बारे में कोई बड़ी मालूमात इकट्ठी की हैं। अगले दिन आपने कुछ थोड़ी बहुत तहरीर भी की, लेकिन कुछ और मालूमात भी हैं। ये क्या IB क्या करती फिर रही है? शायद पहले नंबर पे तो आपको मुबारकबाद, आपने एक नए सफ़र का आगाज़ किया है मेरे साथ और मैं मशकूर हूँ कि आपने मुझे भी एंकर तस्लीम की है और मेरा ख्याल है कि जो है ये अच्छा रहेगा हमारे लिए ओवरऑल। बाकी ये है कि जहाँ तक IB की बात है, IB से पहले एक और बात भी कहना ज़रूरी है कि टॉक शॉक जो हमने शुरू किया था उसका क्रेडिट जो है वो सबसे पहले जाता है नजीब साहब को, और नजीब साहब के साथ हमारे दोस्त तसद्दुक़ जो कि हरीपुर में हैं, जिन्होंने मुझे कहा कि आप शुरू करें, और हमने ये शुरू किया और फिर मैंने आपको कन्विंस करता रहा और फिर आप कन्विंस हो गए। तो मुझे भी क्रेडिट जाता है कि मैं आपकी बात मान गए। जी हाँ, तो IB की तरफ वापस आते हैं जी। तो इजाज़ जो IB की ये जिस तरह हम एजेंसीज़ के बारे में ओवरऑल बात करते हैं जी कि जब हम सो रहे होते हैं तो वो जाग रहे होते हैं, तो हम आमतौर पे इस बात का मजाक भी उड़ाते हैं क्योंकि एजेंसीज़ की ओवरऑल शोहरत भी बड़ी इसी तरह की मिक्स किस्म की होती है। अच्छा, जो मेरे लिए एक नई इन्फॉर्मेशन थी वो ये है कि ये इनकी कोई अपनी सालाना रिपोर्ट भी पब्लिश होती है जिसमें अपनी परफॉर्मेंस होती है। गो के वो रिपोर्ट जो है वो इतनी पब्लिक नहीं होती, पब्लिश ज़रूर होती है कुछ हलकों के लिए, लेकिन पब्लिक नहीं होती कि हर एक को अवेलेबल हो। तो मेरी किसी तरह से उस तक रसाई हो गई और जो IB ने इस साल में काम किए हैं वो पढ़ के मैं हैरान भी हुआ और मुतासर भी हुआ। यानी कि उसमें आपकी रसाई खुद हो गई थी या IB ने कोई आपको भेज दी थी कि रिपोर्ट हमारी कारकर्दगी है? क्या जी, यानी कि ये एक आप समझें कि दोनों तरफ से रजामंदी से ये काम हो सकता है, प्यार दोनों तरफ था। ठीक है। तो ये है कि उसमें काफ़ी उनके जो खुफिया ऑपरेशन है और फिर ये है कि उनका जो स्कोप है ओवरऑल कि IB जो है ना वो सिर्फ फ़ोन टैपिंग तक महदूद नहीं है जिस तरह के एक आम तस्वर पाया जाता है एजेंसीज़ के हवाले से। तो एक तो ये है कि उनके खुफिया ऑपरेशन से, दूसरा ये था कि वो सिर्फ कोई लॉ एंड आर्डर सिचुएशन या टेररिज्म तक महदूद नहीं है, वो इकनॉमिक इंटेलिजेंस वाला काम भी कर रहे हैं जिसमें फैटम के जो फैटफ वाला इशू था उसमें, या बाकी जो ये ज़हीरा अंदोज़ी होती है, स्मगलिंग है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग है, ठीक है, वो ये सारे जो है ये जब से ये फ़वादुल्ला आए हैं, जो फ़वाद असदुल्ला जो नए DG हैं, यानी कि नए तो नहीं, अब तो पुराने हैं। हाँ, यानी कि ये है कि मतलब ये है कि इनके दौर में हाँ ये इनका जो है यानी कि इस टाइम पे ये शुरू हुई ये जो इकनॉमिक इंटेलिजेंस वाला काम है ओवरऑल सोशल मीडिया के हवाले से भी, ओपन सोर्स इंटेलिजेंस, टेक्निकल इंटेलिजेंस, तो उसमें जो कोई चंद एक काबिल ज़िक्र ऑपरेशन हैं मैं उनका जिक्र करूँगा। एक तो ये है कि आपको याद होगा कि जो एक सो कॉल्ड इंडिया ने एक सर्जिकल स्ट्राइक की थी बालाकोट में, तो उसकी जो मैपिंग हुई तो इन्होंने एक नेटवर्क पकड़ा, एक बंदा था जिसको इन्होंने कश्मीर से पकड़ा, ये उधर से कोई मिलिट्री इंस्टॉलेशन की कुछ तस्वीरें ले रहा था। तो जब तहकीकात की तो पता चला कि वो एक काफ़ी वसी नेटवर्क है और एक खातून है जर्मनी में जिनका नाम आयशा शेख लिखा गया है, तो वो उस नेटवर्क को ऑपरेट कर रही हैं या सुपरवाइज़ कर रही हैं और आगे जो है उनका तलक जो है वो इंडियन इंटेलिजेंस के साथ है। तो उस दौरान इन्होंने काफ़ी मुख्तलिफ शहरों में जो लोग हैं वो पकड़े जो कि इस काम में थे। और इजाज़ जो एक परेशान कुन बात है और लोगों को अलर्ट करने के हवाले से भी है, वो ये है कि उन्होंने जो बहुत सारे रिक्रूट किए लोग वो सोशल मीडिया के ज़रिए किए कि उधर लोगों के साथ दोस्तियाँ करके, कोई उनको इंसेंटिव दे के, कोई ख़ास तौर पे फेसबुक जो है
यानी कि इससे टिकटॉक से, यानी कि ये दो मेन जो एक मशहूर प्लेटफॉर्म है इधर से उन्होंने किए। और इसी तरह का एक और नेटवर्क आपको याद होगा कि कराची में या ओवरऑल इधर भी इस्लामाबाद में भी कोई जो कश्मीरी लीडर थे उनकी पुरस्रार हलाकत के बारे में इतलात आती थी जी कि फ़लाँ जगह पे एक को टारगेट कर दिया गया। इसी तरह कराची में भी कोई 2-3 गुजरांवाला में कालदम जमातुद दावा के एक रहनुमा को कत्ल किया गया था, उसमें भी जो CTD ने तहकीकात की थी तो उसमें भी इसी तरह की रिपोर्ट आई थी। अच्छा, ये जो है ना तहकीकात का आगाज़ कराची से हुआ था, तो उधर 2 कश्मीरी लीडर थे तो उनका मर्डर हुआ। और जब तहकीकात की गई तो पता चला कि एक जो है ऑब्वियसली अगर कोई इंडियन इंटेलिजेंस भी ऑपरेट करेगी तो वो पाकिस्तान से एक नेटवर्क होगा। तो कोई उन्होंने एक रेंजर का बंदा था जिसको उन्होंने एंगेज किया हुआ था, कोई यानी रेंजर से रिटायर्ड था, तो वो कोई 2017 से उनके साथ राब्ते में था। तो इवन एजाज़ एक दफ़ा जो हमारे प्रेसिडेंट हैं डॉक्टर आरिफ अलवी ये सिब्बी मेला देखने जा रहे थे तो दाइश ने इनको टारगेट करने का प्लान किया हुआ था। कालादम दाइश, हाँ, कालादम दाइश जमात जो है। तो ये इनको एक जो है ना पेशगी इतला मिलने पर इन्होंने उसको तो किसी हद तक अवॉइड किया, लेकिन यह है कि जब प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दी। और लेकिन यह है कि प्रेसिडेंट जब निकले तो वो जो बम्बर था उसने डेस्परेशन में फिर भी जो है ना एक्सप्लोड कर दिया, उससे कोई FC के कोई 7 लोग जो हैं शहीद हुए। और इसके अलावा जो क्या नाम है जो ह्यूमन स्मगलिंग के हवाले से काफ़ी इनके ऑपरेशन है और कोई 100 से ज़ायद लोग इन्होंने गिरफ़्तारी में उनके लिए इनका यही है कि कोई और ऑपरेशन कर रहा है, फॉर एग्जांपल कोई FI ऑपरेशन कर रही है तो जो उसका इंटेलिजेंस रिलेटेड काम है उन लोगों की सर्विलेंस जो है वो ये करते हैं। इवन जो खाद की ज़हीरा अंदोज़ी यानी कि उसमें भी चीनी की ज़हीरा अंदोज़ी, और जो सबसे बड़ा काम था वो ये था कि जो फैटफ के हवाले से जो हमारी एक रिक्वायरमेंट्स थी और जो कालदम तंजीमें हैं उनकी जो एक चंदा इकट्ठा करने की मुहिम और किधर से पैसा आ रहा है किधर जा रहा है, तो उस सिलसिले में इन्होंने काफ़ी जो हुंडी हवाला के केस में लोग मुलव्वस हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन किए हैं। तो यानी कि ओवरऑल एक काफ़ी एक काबिल सताइश इनकी एक रिपोर्ट है। या जिस तरह वैसे आमतौर पे कहते हैं ना ACR, यानी ACR तो खुफिया रिपोर्ट होती है, ये भी बज़ाहिर खुफिया है जो कि हमारी वजह से ज़रा एक पब्लिक हो गई है। लेकिन कामयाबियां बीच में लिखी, फेलियर्स भी लिखे उन्होंने। फेलियर डिपेंड करता है कि फेलियर आप किसको कहते हैं। लिखे उन्होंने बीच में रिपोर्ट। देखें फेलियर ये है, फेलियर क्या होगा, एक तो यानी कि उन्होंने तो ये कहना है कि हमने क्या किया, ठीक है। अब ये है कि फेलियर या आप कुर्बानियाँ उसको कह लें। कुर्बानियाँ ये है यानी कि आपके जो हैं कई जगहों पे आपके लोग जो हैं वो जो काउंटर टेररिज्म में ख़ास तौर पे इन्वॉल्व थे उन एक्टिविटीज़ में, तो वो टारगेट हुए, वो शहीद कर दिए गए। और फिर ये है कि उसमें फिर इन्होंने लिखा कि हमने जवाबन आगे जो है वो सारा जो उनको ट्रेस किया और अपना बदला लिया, कोई इस तरह से है। यानी कि अदरवाइज़ मेरे ख्याल अप्रेजल में जो हमारी एक रिपोर्ट आती है, जो भी एनुअल परफॉर्मेंस रिपोर्ट है, जो अचीवमेंट्स हैं यानी कि उन पर एक ज़्यादा एक फोकस होता है। अच्छा उमर, मैं वैसे आपको एक बात बताऊं कि आम तौर पे ना हमारे यहाँ एक रवायत बन गई है कि जो अपनी एनुअल रिपोर्ट्स देनी है उसमें सक्सेस ही लिखनी है। हाँ, मेरी तरफ फेलियर जो है ना वो नहीं लिखना। मामला ये है कि मैं भी रिसेंटली, आपको पता है कि अमेरिका में था, तो वहाँ पे मुबशर अली ज़ादी है हमारे 100 लफ्ज़ों की कहानी वाले, आजकल अपना YouTube भी उन्होंने शुरू किया हुआ है। तो मैं उनके साथ वाशिंगटन में स्पाई म्यूज़ियम गया। तो जो स्पाई म्यूज़ियम है उसमें बड़ी दिलचस्प जगह है देखने की। तो अमेरिकी इंटेलिजेंस की, CIA की मुख्तलिफ कामयाबियाँ वहाँ पर हैं, FBI की कामयाबियाँ हैं, लेकिन एक कॉर्नर ना उमर चीमा साहब उन्होंने रखा हुआ है फेलियर्स का। और फेलियर्स में चीमा साहब क्या है, 9/11 फेलियर है उनका। इस तरह के एक दो और छोटे छोटे वाक़यात हैं जिनको उन्होंने फेलियर के तौर पर एक्सेप्ट किया हुआ है, एक्नॉलेज किया हुआ है। और बाय द वे स्पाई म्यूज़ियम में जो 2 मई 2011 को एबटाबाद का जो वाक़या हुआ था उसका उसके ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री भी है और एक गेम वहाँ पर रखी हुई है। एक मॉडल बनाया गया है जो उसामा बिन लादेन का जो कंपाउंड था जहाँ पर उसामा बिन लादेन थे, और उसके एंड पे वो कंपाउंड इसी तरह जिस टेबल पे मैं बैठा हूँ और आप बैठे हुए हैं तो इस तरह कंपाउंड यहाँ पे टेबल पे बना हुआ, ऊपर शीशा लगा हुआ है। तो गेम तर्ज का है, उसके ऊपर
कोई भी आके खेलता है और उसके ऊपर एक प्लाज्मा लगा हुआ है, और जो ही वो गेम ख़त्म होती है तो एंड पे जो बराक ओबामा की जो स्पीच है जिसमें उन्होंने कहा कि हमने जो टारगेट है हासिल कर लिया, तो वो दिखाते हैं। तो कहने का मकसद ये है, बात करने का ये कि कामयाबियाँ अच्छी बात है कि आप अपनी एनुअल बुनियादों पे देखें कि आपने क्या क्या कामयाबियाँ की, लेकिन आपको एनुअल बुनियादों पर तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियों को अपनी नाकामियों को भी एक्नॉलेज करना पड़ेगा। और नाकामियाँ क्या हैं? पाकिस्तान में जब भी कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता है तो वो उसकी नाकामी हर एक इंटेलिजेंस एजेंसी के ऊपर भी आयद होती है। तो आई थिंक सो, लेकिन उमर बहुत अच्छी आपकी स्टोरी है, एंड आई थिंक सो कि आमतौर पे मीडिया में ये स्टोरीज़ इस तरह नहीं आती। शाही, आप मेरे से बात कर रहे थे? नहीं चीमा साहब, चूँकि अब आपको पता है कि हम नई जगह पे आ गए। नहीं, तो नई जगह पे हैं आप, मेरी तरफ नहीं कि बेशक अच्छा देखकर चले बात आप कर सकते हैं। नहीं जो नई, वो कहते हैं व्हेन इन रोम डू एज रोमन्स डू। नहीं रोम, उसमें भी यही होता है, आपने फिर भी मेरी तरफ देखा। नहीं वो तो चलिए यूं कर लेंगे। तो अब आप बताएं कि कोई जो आपने जिक्र किया है किसी निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से कि कौन लोग कंसिडर हो रहे थे और किसका नाम चल गया? अच्छा चीमा साहब, निगरान वज़ीर-ए-आज़म के हवाले से आपको पता है कंट्रोवर्सी चली परसों, और वो हुआ ये कि सुबह एक्सप्रेस ट्रिब्यून में हमारे दोस्त हैं शहबाज राना, उन्होंने एक स्टोरी दी कि उनका नाम जो है, यानी कि इसहाक डार साहब का नाम बड़ा अट्रैक्शन ले रहा है, और उसकी तफसील उन्होंने बताई। मैं इत्तफाक से हमारी एक फ़ीमेल कुलीग है नौशीन यूसुफ साहिबा, उनको तकरीबन एक हफ़्ता पहले किसी बंदे ने बताया था कोई नाम, तो मैंने उनसे पूछा बताएं, उन्होंने कहा जी मैं नहीं आपको नाम बता सकती, मैंने तो हलफ दिया हुआ है। कोई ताकतवर शख्सियत थी जिनके साथ उनका जानना पहचानना है। तो मैं उनसे ना दफ्तर में न्यूज़ रूम में आता था तो मैं गैस करता था फ़लाँ तो नहीं है, फ़लाँ तो नहीं है, मैं बाहर भी पता कर रहा था। तो मैं परसों फिर मैंने वैसे रूटीन में ही लगा हुआ था, तो मैंने एक बंदे से, एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन में बंदा था, तो उससे मेरी मुलाकात थी। तो बातें करते करते मैंने उससे पूछा, मैंने कहा यार निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन आ रहा है? उन्होंने कहा यार ऑलमोस्ट चीज़ें तय हैं। मैंने कहा जी किसकी तय हैं? उन्होंने कहा कि इसहाक डार की तय है। मैंने कहा यार क्या बात करते हैं, इसहाक डार को अगर वज़ीर-ए-आज़म लगाया गया तो ये तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, वो तो निगरान न्यूट्रल होना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, आइन में कोई ऐसी बात नहीं लिखी हुई, आइन में तो लिखा हुआ है कि वज़ीर-ए-आज़म और लीडर ऑफ दी अपोजिशन जिसको तय करेंगे वो हो जाएगा। तो मैंने कहा यार ये क्या बात कर रहे हैं। अच्छा फिर उन्होंने अगली बात जो बताई वो भी बड़ी अहम थी। उन्होंने बताया, अच्छा इधर एक मिनट अगर रुकें। अच्छा ये जो बात आपने कही ना इसहाक डार साहब की, तो कुछ देर पहले, यानी कि कुछ दिन पहले या एक कह लें कि हफ्ता पहले, कोई राना सनाउल्लाह साहब जो हैं उन्होंने कोई जो बीट रिपोर्टर्स हैं उनके साथ कोई एक मीटिंग की। ठीक है। और उधर आजकल तो हर तरफ यही बात चल रही है कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा। तो उनसे पूछा गया कि निगरान वज़ीर-ए-आज़म कौन होगा, तो उन्होंने कहा जी हमारी कोशिश है कि ऐसा बंदा हो कि जो सियासतदान भी हो और वो इकानमी को भी समझता हो। ठीक है? तो लिहाजा मेरा ख्याल है कि जो राना साहब हैं, यानी कि उनके ज़हन में भी उसी टाइम इसहाक डार ही थे। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा और दूसरी बात चीमा साहब, जो दूसरी बात उस बंदे ने बताई ना मुझे, वो भी बड़ी अहम है। उन्होंने कहा कि यार एक ऐसा बंदा है जिसे वज़ीर-ए-आज़म बनने का कहा गया मगर उसने रिफ्यूज़ कर दिया। मैंने कहा यार ये कौन है? उसने कहा जी डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ। कि मैंने कहा यार क्या बात कर रहे हैं कि यार किसी सियासी रहनुमा को या वज़ीर को ये कहा जाए कि आप को वज़ीर-ए-आज़म लगाते हैं, निगरान ही सही। तो मैंने कहा फिर वो तो इलेक्शन लड़ने वाले आदमी है, आम जनरल इलेक्शन का उनका क्या बनेगा? कहते जी नहीं, उनको ये भी कहा गया कि आप निगरान वज़ीर-ए-आज़म बन जाएँ और आप सबको काबिल कबूल होंगे, क्योंकि आपको पता है ख्वाजा आसिफ साहब का एक तल्लुक जनाब आसिफ अली ज़रदारी साहब से भी है, यानी कि पीपल्स पार्टी से भी है, क्योंकि फ़ारूक एच नाइक के साथ इनका एक ताल्लुक है। लेकिन बेटा लव हेट रिलेशनशिप, जी लव हेट रिलेशनशिप है। लेकिन उनकी थिंकिंग, जो ऑफ़र उनको की गई, उनकी थिंकिंग ये थी कि ख्वाजा आसिफ एक्सेप्टेबल होंगे जरदारी साहब को भी, तो ख्वाजा आसिफ रिफ्यूज़ड। अच्छा अब मैंने ये बात चेक करवाई तो मुझे इस बात की तस्दीक हो गई कि ख्वाजा आसिफ है। अच्छा उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आसिफ अली जरदारी साहब को भी ना जो इसहाक डार साहब के बारे में बताया गया है, और ज़ाहिर है ये चीज़ें तय हैं। और ये ख़बर इस तरह से आई, और फिर अगले दिन चीमा साहब आपको पता है कि पीपल्स पार्टी ने इसके ऊपर रिएक्ट किया। श्री रहमान साहबा जो हैं उन्होंने कहा कि ये तो ख़बर ही ठीक नहीं है और ये तो फेक न्यूज़ है। और फिर चीमा साहब
मुझे उस मीटिंग के बाद एक मेरी मीटिंग हुई किसी पॉलिटिशियन के साथ जो कि इस्टेब्लिशमेंट के बड़े करीब थे, फैसल वाडा नहीं है कम अज़ कम ये, तो उनसे मेरी बात हो रही थी, तो उन्होंने बताया कि यार वो तो इसहाक डार का नाम तो इस्टेब्लिशमेंट को भी के लिए भी काबिल कबूल है, वो मुझे इन्फॉर्मेशन दे रहे थे। तो खैर वो ख़बर हमने दी, रात 9 बजे वो ख़बर दी। तो हुआ ये कि जब पीपल्स पार्टी ने डिनाइल जारी किया तो ज़ाहिर है एक रिपोर्टर जिसकी बात को आप फेक न्यूज़ कहें या कहें कि ये ठीक नहीं है तो एम्बैरस होता है। तो रात को तलत हुसैन साहब के शो में फैसल वाडा आए हुए थे, और फैसल वाडा जो है आपको पता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में थे, लेकिन फैसल वाडा का इस्टेब्लिशमेंट के साथ बड़ा ताल्लुक़ है, और जो टीवी एंकर्स उनको बुलाते हैं वो इसीलिए बुलाते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट क्या सोच रही है, वो कमो बेश उन्हीं की ज़ुबान बोलते हैं। तो फैसल वाडा साहब ने रात को जो तलत साहब हैं उनको इंटरव्यू दिया, उन्होंने कहा जी ये इन्फॉर्मेशन वैसे नहीं आई, ये जो इसहाक डार साहब हैं अभी भी कैंडिडेट हैं। अच्छा, तो ये सूरत हाल है। लेकिन चीमा साहब ये तो बातें चलती रहती हैं, चूँकि श्री रहमान साहिबा ने फेक न्यूज़ की भी बात की और पैमरा लॉ भी आ गया, तो मैंने कहा कि हम पैमरा लॉ के ऊपर भी बात करें। आपको पता है कि पैमरा लॉ के ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी है, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप इस गुफ्तगू का आगाज़ करें। शेरी रहमान ने क्या बात की है फेक न्यूज़ पे? शेरी रहमान ने तो ये कही ना कि जो इसहाक डार की जो बात है वो फेक न्यूज़ है, हमें नहीं शेयर की गई, एज ए पार्टी हमें शेयर नहीं की गई, वो तो बात ये हुई थी। तो आपको पता है फेक न्यूज़ के तदारक के लिए या कम अज़ कम डिसइंफॉर्मेशन के तदारक के लिए एक जो कानून है वो भी पेश किया गया है जाते जाते हुकूमत की तरफ से, और वो कानून पैमरा में तरमीम पेश की गई है। तो देखिए आपने वैसे तरमीम को? हाँ एजाज़ मैंने देखी है, यानी कि ओवरऑल मुझे कोई ठीक लगा है, यानी कि कोई जो मेरे ख्याल है कि आइडियली तो ये होना चाहिए था कि जो मीडिया है, हम चूँकि सब की अकाउंटेबिलिटी की बात करते हैं, तो अगर हम कोई अपने दामन में भी जानकर देख लें तो हमें भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ कल्चर भी ये है कि हम एक दूसरे को जो है कोई अप्रिशिएट तो करते हैं, लेकिन हम कॉल आउट नहीं करते। हम ये नहीं कहते कि भाई ये वाला जो काम आप कर रहे हैं ना, आप जर्नलिज्म नहीं कर रहे, आप हम सब के साथ जुल्म कर रहे हैं, हम ऐसा भी नहीं कहते। और उस दौरान जो है बहुत सारे लोग जो हैं वो जर्नलिज्म का को इस्तेमाल करते हुए वो एक पॉपुलिस्ट किस्म के कोई एंकर बन जाएंगे या कुछ बन जाएंगे, लेकिन ओवरऑल उसका नुकसान होता है, तो हम कोई कंट्रोल नहीं कर पाए। ठीक है, तो अब ये है कि अब गवर्नमेंट जो है वो इंटरवीन कर रही है। गवर्नमेंट की इंटरवेंशन के अपनी एक जो है उसकी साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं कि वो जिसको चाहेगी जिधर चाहेगी वो कान को उसी तरह मरोड़ लेगी। तो लेकिन ये है कि ये बात जो है ना वो पैमरा तरमीम पर नहीं रुक रही। अभी फेक न्यूज़ के हवाले से भी कोई एक मसवदा सर्कुलेट कर रहा है। अच्छा, मसवदा सर्कुलेट कर रहा है, अभी तो जुमा 8 दिन रह गए हुकूमत जाने में। तो ये हुकूमत ने जो काम करने हैं मेरे लिए इनसे अभी करा लेने। हाँ सही बात। तो मसवदा सर्कुलेट कर रहा है और मेरे तक भी पहुँचा है, और जो इतलात ये हैं कि ये ताज़ा तरीन मसवदा है। अच्छा। और मेरे पास अभी मौजूद भी है, यानी कि ये जो है, और इसमें ये है असल में जो फेक न्यूज़ के हवाले से और जो सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं उनके हवाले से। ठीक है, तो उसमें जो फेक न्यूज़ है या फॉल्स इंफॉर्मेशन, ये दोनों उन्होंने जो है ना एक शिक यानी कि आर्टिकल 20A ये इंसर्ट करने के हवाले से कहा है जी कि ये जो है जो आर्टिकल 20A ये फेक न्यूज़ के बारे में होगा। तो उसमें ये तो आईनी तरमीम है। नहीं, यानी कि वो जो है ना ये इनफैक्ट जो पहले लॉ मौजूद है ये है पीका अच्छा, वाला जो है ना, पाकिस्तान प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम्स अमेंडमेंट एक्ट 2023। ठीक है, यानी कि ये अभी जो इसमें जो पीका में तरमीम आ रही है। पीका में तरमीम जो है ना आ रही है। ठीक है, तो उसमें ये है कि जो है वो फेक न्यूज़ फैलाएगा और उसको पता होगा कि ये जो वो कर रहा है ये फेक है और फॉल्स है, और इसकी वजह से किसी को नुकसान होगा या फियर आएगा या पैनिक होगा, डिसऑर्डर होगा, ये वो। ठीक है, तो जो ये इर्तिकाब करने वाला है, इस गुनाह का इर्तिकाब करने वाला जो है या इस जुर्म का इर्तिकाब करने वाला है, तो उसको 5 साल सज़ा होगी या उसको 10 लाख जुर्माना होगा या दोनों चीज़ें भी हो सकती हैं। चीमा साहब, ये जो बात आप कह रहे हैं ना पीका की, तो पीका का मतलब ये है FIA, यानी कि जो बंदा फेक न्यूज़ चलाएगा
उसके खिलाफ अगर किसी ने कंप्लेंट की तो FIA उसे गिरफ्तार करेगी और गिरफ्तार करके प्रोसिक्यूट करेगी। ये बड़ी सीरियस बात है, बड़ी सीरियस बात है, बड़ी सीरियस बात है। अब ये है कि मैंने जो एक दो लोगों से मेरी बात हो सकी, मुझे इतना पता चला जी कि कोई तरमीम आ रही है, ठीक है, तो जो उन्होंने बज़ाहिर कहा जी कि हमारे नॉलेज में नहीं है क्या है, लेकिन ये है कि ये जो हमारे पास ड्राफ्ट आया है ये भी को मुस्नद लोगों से आया है, लेकिन ये है कि मैं अभी जो पढ़ा है मैं तो यही कहता हूँ कि अल्लाह करे ये फेक न्यूज़ हो, ठीक है, लेकिन ये है कि ये है, ये चीज़ जो है इसको आप रूल आउट नहीं कर सकते। तो उसमें एक तो ये होगा कि जो फेक न्यूज़ फैलाने वाला है, बाय द वे इसमें इन्होंने ही का वर्ड इस्तेमाल किया हुआ है, तो लिहाजा ये भी हो सकता है कि अगर कोई खातून फैलाए तो उस पर उसके लिए माफ़ी है। हाँ, यानी कि ये एक वैसे एजाज ये एक टेक्निकल इशू रेज किया जा सकता है कि ये तो मर्दों के बारे में आया है, ये औरतों के बारे में नहीं है। और बाद तो अगर कोई फेक सजा से बचने के लिए जेंडर भी चेंज कर सकते हैं। क्या बाद सजा से बचने के लिए जेंडर चेंज, हाँ, यानी कि वो कह सकते हैं जी कि नहीं वो, या कोई आपने वो इस तरह के अकाउंट क्रिएट कर लें कि वो कोई फीमेल का अकाउंट था। एनीवे, यानी कि ये है। और फिर एक तो उसको सजा होगी, दूसरा जो उससे मुतासरा शख्स है कि उस फेक न्यूज़ से मुतासरा शख्स, उसके पास ये राइट है कि वो कहे कि ये जो मटेरियल है वो चाहे किसी अखबार में छपा है, बेसिकली तो ये सोशल मीडिया के हवाले से है, पीका एक्ट जो है वो सोशल मीडिया के हवाले से, तो वो जिधर छपा है वो उसकी रिमूवल के लिए एप्लीकेशन दे सकता है कि उसको हटाया जाए, ठीक है, क्योंकि मेरे खिलाफ ये एक झूठा प्रोपेगेंडा है जो चल रहा है। तो फिर वो आगे तरीकाकार बताया गया कि वो सोशल मीडिया की कंपनीज जो हैं वो उनको दरख्वास्त दी जाएगी कि वो उसको हटाएं, ठीक है। सोशल मीडिया की कंपनीज को दरख्वास्त देने की ज़रूरत ही नहीं है, जिसको आप पकड़ रहे हैं वो आप उसी को देंगे, वही उतार के नहीं लगा देंगे। नहीं, उसमें ये भी हो सकता है ना कि एक बंदे से अफवाह का आगाज़ हुआ है, और फिर बाद में और लोग जो हैं वो अपने अपने नाम से भी, या कोई इसी तरह सर्कुलेट हो रही होती है कि एजाज के मुताबिक ये बात है, यानी कि मेरा नहीं मतलब कि आप फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, मैं एक वैसे मिसाल के तौर पे बात कर रहा हूँ। तो वो जो है ना वो एजाज कहते कहते ना बहुत सारे लोग जो हैं वो भी बात फैलाते जाते हैं। तो लिहाजा ये दो चीज़ें इसमें कवर की गई हैं, एक ये है कि फ़ेक न्यूज़ फैलाने वाले की सज़ा का तयन, और दूसरा जो आगे जो वो कंटेंट है, मुतलका मवाद है, उसकी रिमूवल का क्या तरीकाकार होगा, उसको हटाने का क्या तरीका। और आइडियली तो ये लॉ ठीक है फेक न्यूज़ के खात्मे के लिए, लेकिन ये लॉ पीका में जो तरमीम है ना ये मैं कहूँगा कि ड्रैकोनियन होगी। उसकी वजह यह है कि FIA को और FIA के साइबर क्राइम विंग को हमारी हुकूमतें और हमारी इस्टेब्लिशमेंट, आपको पता है, यूज़ नहीं करते, मिस यूज़ और अब्यूज़ करते हैं। और जिस तरह लोगों को उठा लिया जाता है रातों रात, जो बंदा आपको पसंद नहीं, जो आपको क्रिटिसाइज़ कर रहा है, तो मैं और एजाज दूसरी बात है कि आप किसी को उठा लें, बेशक 5 दिन के बाद छोड़ दें कि नहीं वो फेक न्यूज़ की कैटेगरी में नहीं आ रहा। जी हाँ, ठीक है, उठाया था जो आर्टिकल 20A को इन्वोक किया आपने, जो पीका का है, और बाद में आप ये कहें कि नहीं ये उसमें नहीं आता, ठीक है। लेकिन आई डोंट नो, वैसे ये दैट्स वेरी डेंजरस। लेकिन चीमा साहब ये डेंजरस हो क्यों रहा है, पता है क्यों हो रहा है ये डेंजरस? ये जो हमारे बहुत सारे साथियों ने बना दिया है ना कि वो पैमरा लॉ, मीडिया कंप्रोमाइज़ होना, मीडिया ऑलरेडी कंप्रोमाइज़ है भाई, ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड है। ये ऑफिशियली जो अप्रूव्ड ट्रुथ है वो आप चलाते हैं, लेकिन ये जो असल जो मैं समझता हूँ कि मीडिया फ्रीडम के ऊपर अटैक है ना, वो पीका का ये लॉ होगा जो फेक न्यूज़ के बारे में। एजाज वैसे इस पे हम कभी डिटेल में बात करेंगे। ये जो फ्री स्पीच की बात होती है ना, इजहार राय की आज़ादी, ये एक शहरी का तो हक ज़रूर है, लेकिन एज अ जर्नलिस्ट जो है मैं ये तवक्को करता हूँ कि उसकी रिस्पॉन्सिबल स्पीच होनी चाहिए। ठीक बात, ठीक है, क्योंकि एक आम शहरी जो है उसकी तो इतने लोगों तक एक्सेस भी नहीं है, चेक करने की रसाई उसकी नहीं है। जो एक जर्नलिस्ट है वो तो यानी कि ये चीज़ें जो हैं वो चेक कर सकता है। तो लेट्स सी, यानी कि अल्लाह करे कि ये जो ड्राफ्ट है ये इधर ही दब जाए, अल्लाह करे कि कोई लॉ मिनिस्टर जो है वो कुछ स्टेटमेंट दे दें, या हमारे जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो वजारत है, जो उसके वजीर हैं, अमीनुल हक हैं, क्या नाम है? अमीनुल हक, हाँ अमीनुल हक है, वो कहें जी कि नहीं वो नहीं आ रहा, ठीक है, तो जो है यानी कि हम भी सेलिब्रेट करेंगे कि नहीं आ रहा जी, वो एक बात गलत होगी हमारी। लेकिन ये है कि ये सीरियस बात है, मैं आपको कह रहा हूँ कि ये ड्राफ्ट जो है ये ऑपरेट कर रहा है और ये इन्हीं सर्कल से आया है, ठीक है। अब ये है कि उसको कहीं ये पोस्टपोन कर देते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये चीज़ उधर जो है ये बड़ी सीरियसली अंडर कंसिडरेशन है, ठीक है। बाकी वो रियलिटी में तब कन्वर्ट होगी कि जब इसको ये उधर पार्लियामेंट में पेश कर देंगे। बिल्कुल, देखें और फिर असल टेस्ट शुरू होगा
कि मीडिया के लोगों का भी और पार्लियामेंटेरियंस का भी, कि वो वाकई डेमोक्रेसी को कितना बिलीव करते हैं। तो बहुत शुक्रिया नाज़रीन, आपने देखा कि हमारी गुफ्तगू हमने किन मौज़ूआत को छेड़ा। हम कोशिश करते रहेंगे कि पूरी ईमानदारी से, आज़ादी के साथ जितनी बातें आपको बताएं वो दुरुस्त हों, और अगर कल कलां हमसे कुछ गलती भी हो तो हम कोशिश करेंगे इसी प्लेटफॉर्म से उसका अजाला भी करें। मुझे और उमर चीमा को इजाज़त दीजिए।